3 जनवरी 2026 की रात काराकस शहर में सन्नाटा था। नए साल की छुट्टियों का मूड अभी उतरा नहीं था और तभी आसमान में विमानों की गूंज सुनाई दी। कुछ ही मिनटों में धमाकों से पूरा शहर हिल गया। बिजली गायब, अंधेरा चारों तरफ फैल गया। सुबह होते होते दुनिया को पता चला कि हुआ क्या है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से उठाकर ले गया। उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस भी साथ में पकड़ी गई। दोस्तों, 21वीं सदी में ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। बिना युद्ध की घोषणा, बिना किसी अंतरराष्ट्रीय मंजूरी के एक देश का मुखिया उठा लिया गया। आज इस पूरे घटनाक्रम को समझेंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके मायने क्या है। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। सबसे पहले बात करते हैं कि इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। अमेरिका ने इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तैयारी महीनों से चल रही थी। अमेरिका खुफिया एजेंसी ने वेनेजुएला के अंदर अपने लोग बिठा रखे थे। मादुरो की हर हरकत पर नजर थी। कहाँ जाते हैं, कब सोते हैं, किससे मिलते हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा था। सबसे बड़ी बात, खुद वेनेजुएला सरकार के अंदर से कोई जानकारी लीक कर रहा था। $5 करोड़ का इनाम जो घोषित था मादुरो पर, उसने काम किया। 2 जनवरी की शाम ट्रंप फ्लोरिडा में अपने घर पर थे। रात 10:30 बजे उन्होंने हमले की इजाजत दी। इसके बाद सब कुछ तेजी से हुआ। पहला कदम था साइबर अटैक। काराकस का पावर सिस्टम बंद कर दिया गया। अंधेरे की आड़ में 150 से ज्यादा अमेरिकी विमान वेनेजुएला के आसमान में घुसे। सैन्य ठिकानों पर बम गिरे, रडार तबाह हुए। फिर आई डेल्टा फोर्स, अमेरिका के सबसे खतरनाक कमांडो। रात 2 बजे ये मादुरो के घर पहुंचे, दरवाजा उड़ाया। मादुरो और उनकी पत्नी सो रहे थे। भागने की कोशिश की लेकिन पकड़े गए। ट्रंप ने बाद में कहा कि पूरा ऑपरेशन उन्होंने लाइव देखा, स्क्रीन पर, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। सुबह 4 बजे तक मादुरो वेनेजुएला की सीमा से बाहर थे। पहले अमेरिकी जहाज पर, फिर ग्वांतानामो और आखिरी में न्यूयॉर्क की जेल पर। सवाल ये है कि अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? सरकारी तौर पर वजह बताई गई ड्रग्स। अमेरिकी सरकार का आरोप है कि मादुरो एक ड्रग्स कार्टेल चलाते हैं, कोकीन की तस्करी करते हैं, इसीलिए उन पर नार्को टेररिज्म का केस है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? आंकड़े कुछ और कहते हैं। अमेरिका में जो नशीला माल आता है उसका ज्यादातर हिस्सा प्रशांत महासागर के रास्ते आता है। कोलंबिया और मेक्सिको बड़े सोर्स हैं। वेनेजुएला इस लिस्ट में बहुत नीचे है। तो फिर असली वजह क्या है? जवाब है तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, 303 अरब बैरल, सऊदी अरब से भी ज्यादा। ट्रंप ने खुद कई बार कहा है कि उनकी नजर इस तेल पर है। हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने साफ कहा कि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी और वहां का तेल उद्योग संभालेंगी। और सबसे चौंकाने वाला बयान था, वी आर गोइंग टू रन द कंट्री, यानी वेनेजुएला को अब अमेरिका चलाएगा। एक देश का राष्ट्रपति खुलेआम कह रहा है कि वो दूसरे देश पर कब्जा करेगा। 21वीं सदी में ऐसा सुनना अजीब लगता है। मादुरो की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कमान संभाली। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया। लेकिन रोड्रिगेज ने अमेरिका को सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के असली राष्ट्रपति मादुरो ही हैं और उनकी तुरंत रिहाई होनी चाहिए। अमेरिकी कार्रवाई को उन्होंने बर्बरता और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। रोड्रिगेज ने यह भी कहा कि असल मकसद वेनेजुएला के संसाधनों पर कब्जा करना है। ये वही सोच है जो पुराने जमाने में उपनिवेशवादी ताकतों की हुआ करती थी। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि सम्मानजनक बातचीत के लिए वो तैयार हैं। इधर ट्रंप ने रोड्रिगेज को धमकी दे डाली। कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हसन मादुरो से भी बुरा होगा, दूसरा हमला भी हो सकता है। विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को लग रहा था कि अब उनका वक्त आ गया। उन्हें पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। उन्होंने ट्रंप का खुलकर साथ दिया था, लेकिन ट्रंप ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। कहा कि देश में उनका कोई खास समर्थन नहीं है। ये अजीब बात है। अमेरिका जिस सरकार को गैर कानूनी बताता है उसी की नेता से बातचीत कर रहा है और जिस विपक्ष को सही बताता था उसे किनारे कर दिया। आइए अब जानते हैं कि दुनिया ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी। 2 खेमे बन गए हैं। एक तरफ रूस, चीन, ब्राजील, कोलंबिया, क्यूबा, ईरान और कई लैटिन अमेरिकी देश हैं जिन्होंने इसकी कड़ी निंदा की। रूस ने इसे सशक्त आक्रमण बताया है।
चीन ने मादुरो की रिहाई मांगी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा कि यह दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल है। दूसरी तरफ इजराइल और अर्जेंटीना ने ट्रंप का समर्थन किया। नेतन्याहू ने इसे स्वतंत्रता की बहाली बताया। यूरोप की स्थिति दिलचस्प है। जो यूरोप यूक्रेन मामले में रूस को लेक्चर देता है वो यहाँ चुप है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। भारत ने भी बयान दिया, कहा कि यह चिंता का विषय है और सभी पक्षों को बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। भारत की वेनेजुएला में काफी हिस्सेदारी है। ओएनजीसी की वहां तेल परियोजनाओं में भागीदारी है। रिलायंस का भी 15 सालों का कॉन्ट्रैक्ट है। अब इन निवेशों का क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। कानूनी पहलू की बात करें तो विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि ये गैर कानूनी है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का आर्टिकल 2(4) किसी भी देश की संप्रभुता पर हमला को मना करता है। हमला सिर्फ 2 स्थितियों में हो सकता है, या तो यूएन सुरक्षा परिषद की मंजूरी हो या आत्मरक्षा का मामला हो। अमेरिका के पास दोनों में से कुछ नहीं था। ड्रग तस्करी को युद्ध का आधार नहीं माना जाता। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व युद्ध अपराध न्यायालय के अध्यक्ष जेफरी रॉबर्टसन ने कहा कि यह आक्रमण का अपराध है जो अंतरराष्ट्रीय कानून में सबसे गंभीर माना जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि सुरक्षा परिषद में अमेरिका को वीटो पावर है। कोई भी प्रस्ताव उसके खिलाफ पास नहीं हो सकता, तो कानून तोड़ने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके नतीजे क्या होंगे। अगर ताकतवर देश मनमानी कर सकते हैं तो फिर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का मतलब क्या रहा। कल को चीन ताइवान के साथ ऐसा करे, रूस किसी पड़ोसी के साथ ऐसा करे, तो रोकने वाला कौन होगा। जो ट्रंप नो मोर वार का वादा लेकर आए थे, उन्होंने एक संप्रभु देश पर हमला कर दिया। जो शांति का दावा करते थे वो अब कह रहे हैं कि दूसरे देश को चलाएंगे। वेनेजुएला का भविष्य अभी धुंधला है। मादुरो जेल में है। रोड्रिगेज ने कमान संभाली है लेकिन दबाव में है। अमेरिका की नजर तेल पर टिकी है। एक बात इसमें तय है, दुनिया ने एक खतरनाक मोड़ देख लिया। अंतरराष्ट्रीय कानून कागजी लग रहा है। ताकत के सामने नियम बेमानी दिखते हैं। आने वाले वक्त में इसके असर देखने को मिलेंगे। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।